पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है। छिपे हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है। छिपे हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ी सी मेहनत और कर लो मेरे दोस्तों, क्योंकि किस्मत बदलने में भी वक्त लगता है। चलिए, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आज हम बिना देरी के स्टार्ट करेंगे अपना आज का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि क्योंकि आपको हम सबको पता है कि हम सब ने अभी क्लास 11th का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नाम का चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप सबको ये भी पता होगा कि इससे ठीक पहले वाला जो लेक्चर था क्लास 11th वाला, उसमें हमने पढ़ा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ठीक है, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाले लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पीछे का भी रिकैप मैंने करवा दिया हुआ था। सो आप में से जो भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा है, सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, पहले आप लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इस वाले लेक्चर को पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो चलिए, आज हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए, सेल वाला जो चैप्टर है मैंने पहले ही बताया हुआ था, जो जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं सीबीएसई में 5, 6, 7, 8, उनमें भी आ चुका होता है सेल वाला। क्लास 9th में भी आपने इन चीजों के बारे में पढ़ा हुआ था और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था। बस अभी 11th में आप आए हो तो आप डीप में पढ़ोगे, थोड़ा और आगे जाओगे, जब आप मेडिकल की पढ़ाई करोगे तो वहां और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए, आज हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए, सभी लोगों का कोई भी लोग हो, कोई भी काम करते हो, कोई ना कोई काम तो वो करते हैं। देखिए, चाहे आप पढ़ाई कीजिए, रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, फाइट कीजिए, व्हाटएवर आप जो भी कीजिए, आप ज्यादा बोलिए, किसी को पढ़ाइए, पढ़िए, व्हाटएवर कोई भी काम कीजिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें एक चीज की नीड होती है और वो होता है एनर्जी। और एनर्जी हमें मिलता है कहां से? फूड से। ठीक है, और फूड से जो एनर्जी निकाल कर देता है उसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ये क्वेश्चन, हु इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इंग्लिश में आप सिंगुलर प्लूरल के बारे में शायद पढ़े हुए होंगे, तो आपको पता होगा सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है ये एक प्लूरल वर्ड है। यदि हम सिंगुलर में लिखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है वो होगा माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, चलिए अब लिख लेते हैं इसके बारे में। It is also known as powerhouse of the cell। ठीक है, it is also known as powerhouse of the cell। Next point, it was discovered by Uttman and Benda। ठीक है, इन्होंने ही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में नॉर्मल बातें। एक चीज याद रखिएगा, increased amount of mitochondria
increased amount of mitochondria is found in brain, eyelids and skeletal muscles। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो सिंगुलर, वो नॉर्मल बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी डिस्कवरी कौन किए हुए थे, सो याद रखिएगा अटमैन एंड बेंडा। ठीक है, एंड इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे मिलती है, तो वो ब्रेन, आईलिड्स एंड स्केलेटल मसल्स। क्योंकि देखिए जो हमारी ये पलकें हैं, ये हमारी पलकें हमेशा चपकती रहती है। आप चाहो तो कुछ देर के लिए इसको स्टॉप कर सकते हो, कुछ देर के लिए आप रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा देर के लिए आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप इसको रोक नहीं सकते हो। तो ये कंटिन्यू वर्क करता रहता है। अब इतना ज्यादा काम करेगा तो इसको और ज्यादा एनर्जी की नीड तो होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उतना ज्यादा वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। साथ ही साथ हमारा ब्रेन हमेशा वर्क करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, तो उसके पास उसे भी हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की नीड होती है। स्केलेटल मसल, जब भी कोई काम करो, हम हाथ को कुछ ना कुछ मूवमेंट करते ही रहते हैं, चाहे हम रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, व्हाटएवर हम कोई भी काम करें, हम अपने स्केलेटल मसल्स में कोई ना कोई मूवमेंट हम करते ही रहते हैं। ठीक है, तो वो जो मूवमेंट होता है, तो ये माइट ब्रेन हो गए, आईलिड्स हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गया, इनमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक बार माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखिएगा, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, यानी कि इसके पास दो मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार जब असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे ये चीज पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसके दो मेम्ब्रेन होते हैं। देखिए जब हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन की, तो एक हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर है। ठीक है, और एक हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दो मेम्ब्रेन हो गए, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मतलब बाहर, जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है वो है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो जेनेटिक मटेरियल भी होता है, ये जो दिख रहा होगा डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड था जिसको हम लोग बोलते थे साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टी जो आप दिख रहा, आपको दिख रहा होगा एक फोल्डेड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पे जहां जहां पे घूम रहा है ना स्ट्रक्चर, जो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, जहां जहां पे स्ट्रक्चर घूम रहा है, तो उस वो फोल्डेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, साथ ही साथ उसके अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेन्यूल अलग होता है, ग्रेन्यूल राइबोसोम से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइबोसोम भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, इट इज
it is clearly visible. It is clearly visible when they are stained. It is clearly visible when they are stained. याद कीजिए स्टेनिंग का मतलब मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि क्या होता है सो, ठीक है। जिसमें मैंने स्टेनिंग का मतलब आप लोगों को बताया हुआ था। जो स्टेनिंग होता है ना, स्टेनिंग का मतलब होता है कलर करना, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट होता है ना उसमें इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जब भी हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेनिंग करते हैं तो हम इसको क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली हम इसको विजिबल कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो हम इसको क्लियरली देख सकते हैं जब हम इसको स्टेन करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसका जो शेप होता है, इट इज सॉसेज और cylindrical shaped, ठीक है। इट इज सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप्ड। देखिए जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिलेंड्रिकल का मतलब क्या होता है कि बीच में कुछ खाली स्पेस हो, थोड़ा सा खाली जगह हो। तो खाली जगह ही नहीं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि उसमें क्लियरली, जैसे जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में स्पेस होता है ना जिसमें एयर फिल्ड होता है, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिलेंड्रिकल शेप। तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है, वो भी याद रखिएगा कि इसका डायमीटर कितना होता है और इसका लेंथ कितना होता है, ठीक है। तो जब हम इसके डायमीटर की बात करेंगे, जब हम इसके डायमीटर की बात करेंगे, जब हम इसकी डायमीटर की बात करेंगे तो 0.221 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसका जो डायमीटर होता है वो 0.221 माइक्रोमीटर। और इस वहीं यदि इसके लेंथ की बात करेंगे, इसके लेंथ की यदि हम बात करें तो 124.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका डायमीटर 0.221 माइक्रोमीटर, और वही लेंथ की यदि बात करें तो 124.1 माइक्रोमीटर। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए इसका जो इनफोल्डिंग था, इनफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, जो घुमावदार जो स्ट्रक्चर था, जो यहाँ पे आप क्रिस्टी देख पा रहे हैं, ठीक है। जो क्रिस्टी आप देख पा रहे हैं ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इट्स, लिख लीजिए, इट्स इनफोल्डिंग, इट्स इनफोल्डिंग increases the surface area, ठीक है। जो उसका इनफोल्डिंग होता है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद इट माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवाइड होता है वो फिजन के द्वारा डिवाइड होता है, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोट भी कर दे, चलिए फिर हम
आगे भी बढ़ते चलेंगे। ठीक, चलिए इसका फंक्शन लिख लीजिए। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या क्या है वो लिख लीजिए। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, it produces energy in the form of ATP, in the form of ATP, और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। It produces energy in the form of ATP, so called as powerhouse of the cell। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस जो करता है वो एटीपी के फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा आज का प्लास्टिड। ठीक है, हो गया। चलिए पढ़ते हैं हम प्लास्टिड पे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और याद आ रहा है, वो लिख लीजिए। इट इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन यहीं पे होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्लास्टिड वाले पे कि प्लास्टिड क्या होता है, अब हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए बहुत से आप आसपास पेड़ पौधे देखते होंगे। ठीक है, पेड़ पौधे उनके फ्लावर्स को देखते होंगे, फूलों को देखते होंगे, अलग अलग कलर के होते हैं, उनमें अलग अलग उनका सुगंध होता है, देखने में कितना अट्रैक्टिव लगता है। हम बगीचा बनाते हैं, उसमें पेड़ पौधों को रोपते हैं, फूल वगैरह हमें पूजा वूजा करना होता है उसमें से तोड़ते हैं। ठीक है, या फिर किसी को प्रपोज करना होता है तो हम यूज करते हैं गुलाब का फूल। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा करना मत। ठीक, तो देखिए, तो सेम वही जो पेड़ पौधों में जो कलर जो आता है, बहुत ऐसे होते हैं एकदम बिल्कुल ग्रीनिश टाइप होते हैं, ताजा ताजी। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रेड कलर टाइप भी पाया जाता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कलर जैसे आपको लगेगा रंगहीन, जिसमें कोई कलर नहीं। ठीक है, तो उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लास्टिड। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट इज फाउंड इन, it is found in all plants and euglenoid. It is found in all plants and euglenoids. ठीक है, it is responsible for color in the plant world। ठीक है, यानी कि उनमें क्या होता है, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस चीज को कभी भी भूलिएगा मत, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनके पास साथ ही साथ कुछ ऐसे इनके पास पिगमेंट भी होते हैं जिनके कारण अलग अलग कलर आता है। रेड कलर का जो पिगमेंट होता है उसके कारण रेड कलर आता है, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है उसके कारण ग्रीन कलर आता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कारण कोई कलर ही नहीं आता है, रंगहीन लगते हैं। ठीक है, तो इट इज, सबसे पहला याद रखिएगा, फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए प्लांट वर्ल्ड में। इट कैन बी इजिली
seen under microscope। इसे हम माइक्रोस्कोप में आसानी से देख सकते हैं। यदि आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके आसपास यदि माइक्रोस्कोप है तो आप इसे आराम से देख सकते हो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, दे कंटेन सम पिगमेंट्स। दे कंटेन्स सम पिगमेंट्स। ठीक है, चलिए अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स plastid is of 3 टाइप्स। ठीक है, यानी कि पिगमेंट के बेसिस पे जो प्लास्टिड है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा 3 टाइप, अब हम उसके बारे में एक एक करके जानेंगे। ठीक है, देखिए, एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट and the last but not the least that is ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप लोग सुने होंगे जनरली। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। कंटेन्स क्लोरोफिल, contains chlorophyll, so it is responsible for green color in plants। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, उनमें क्लोरोफिल होता है, और जब उनमें क्लोरोफिल होगा तो ऑब्वियसली वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ग्रीन कलर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद जब हम बात कर रहे थे क्रोमोप्लास्ट की, ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, कुछ फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। ठीक है, इनके पास कुछ फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। आगे लिख लेते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, it have fat soluble carotenoid pigments like xanthophyll etc। ठीक है, इनके पास कुछ फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, जैसे कि xanthophyll। इट इज responsible for yellow, red color in plant। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा था ल्यूकोप्लास्ट, इसमें लिख लीजिए, इट लैक्स पिगमेंट्स
so it is responsible for colorless nature in प्लांट। जो पेड़ पौधों में देखते होगे जो सूख जाता है या फिर जनरली वैसे भी जो पत्ते में कोई कलर ही नहीं होता है, बिल्कुल रंगहीन होता है, वो इस ल्यूकोप्लास्ट के कारण, क्योंकि ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनमें जो पिगमेंट्स होता है प्रॉपर रूप से इनमें पिगमेंट्स नहीं इनके पास पाया जाता है, जिसके कारण ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलरलेस के लिए, रंगहीन के लिए। ठीक है, अब देखिए जो ये वाला जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, इसको फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। लिख लीजिए, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और तीसरा है हमारा एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और तीसरा है हमारा एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब इनके बारे में हम जानेंगे कि इनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए अब जानते हैं एक एक करके इन सभी के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहला है हमारा अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट के बारे में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो अमाइलोप्लास्ट होता है इट स्टोर स्टार्च। ये क्या स्टोर करता है? इट स्टोर स्टार्च। ठीक है, याद रखिएगा जो अमाइलोप्लास्ट होता है ये स्टोर करता है स्टार्च को। जो इलायोप्लास्ट होता है इट स्टोर्स फैट एंड ऑयल। और जो एल्यूरोप्लास्ट है इट स्टोर्स प्रोटीन। ठीक है, ये क्या स्टोर करता है? तो ये प्रोटीन को स्टोर करता है। और ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस चीज को अक्सर पूछा जाता है, सो इसको याद रखिएगा कि जो अमाइलोप्लास्ट है वो स्टोर करता है स्टार्च को। इसका एग्जाम्पल एक कॉमन बहुत बार पूछा गया है, पोटैटो, याद रखिएगा। ठीक है, जो इलायोप्लास्ट होता है ये स्टोर करता है फैट एंड ऑयल को, और जो एल्यूरोप्लास्ट होता है ये स्टोर करता है प्रोटीन को। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द टॉपिक। चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए, आगे बढ़ रहे हैं, टाइम कम है। चलिए हो गया। चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले चीज पे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में जनरली वहां पे ये बताया हुआ हूं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के लिए? पेड़ पौधों में ग्रीन कलर के लिए। ठीक है, देखिए जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है ना, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला बात इसमें ये लिख लीजिए, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर mainly found in mesophyll cells
ऑफ लीव्स, जो पत्तियां होती है ना, इसीलिए देखते होगे ना पत्तों का रंग जो होता है हरा भरा एकदम ग्रीन ग्रीन होता है, सभी किसके कारण है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो देखिए इसमें जो मैंने पहला पॉइंट लिखवाया वो ये कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जो कि जनरली कहाँ पे मिलता है सबसे ज्यादा? तो जो लीव का मीजोफिल सेल होता है उसमें। तो जो इसका सबसे बाहर वाला दिख रहा है ये है आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर वाले दिख रहा है ये है इनर मेम्ब्रेन। तो इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा एक थोड़ा सा छोटा टाइप का कवरिंग टाइप का जो होता है, जो दोनों को ही घेरा हुआ होता है, वो होता है मेम्ब्रेन एनवेलप, जो कि दोनों है, यानी कि मेम्ब्रेन एनवेलप यानी कि मेम्ब्रेन को ढकने वाले। तो एक तो आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाला मेम्ब्रेन हो गया और एक इनर मेम्ब्रेन। इनके पास भी राइबोसोम पाए जाते हैं, इनके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा ये सब क्या है? थाइलाकॉइड्स। ये सब क्या है? थाइलाकॉइड्स, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये जो है थाइलाकॉइड्स। अब देखिए जो ये क्लोरोप्लास्ट है ना, ये क्लोरोप्लास्ट का मैंने आपको ये बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? ये रिस्पॉन्सिबल होता है टोटली जो पेड़ पौधों में ग्रीन कलर होता है उस ग्रीन कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब देखिए उसके अंदर जो ये हल्का सा आपको स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये सारा जो आपको स्पेस दिख रहा है इधर, इस सब को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और ये वाला तो एक सिंगुलर में इसको ग्रेना, और यहां पे थाइलाकॉइड्स, इसको याद रखिएगा, थाइलाकॉइड्स, और यहां पे हो गया आपका ग्रेनम। तो इसका शेप कैसा है? इट इज लेंस शेप्ड, लेंस के जैसे दिख रहा होगा, कॉमल ओवल, ठीक है। लेंस के जैसे भी दिख रहा होगा और ओवल यानी कि अंडे के आकार का भी दिख रहा होगा, ठीक है। ऑर्गेनल है एक, जो जिसका लेंथ होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। इसका लेंथ जो होता है वो लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर, और विड्थ यानी कि जो चौड़ाई होती है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर। जो इसका लेंथ होता है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर, और जो इसका विड्थ होता है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। अब जो उसका अंदर वाला होता है, जो अब जब इसकी बात करेंगे मीसोफिल सेल में, तो एक मीसोफिल सेल में ये 1 से 20 से 40 भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसका नंबर, इट्स नंबर वेरीज इन मीसोफिल सेल्स, ठीक है। जो उसका नंबर है वो वेरी करता है, वो एक भी हो सकता है, 1 2 1 से लेकर किसी में 20 भी हो सकता है या फिर 40 भी यानी कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 40 तक इसका एक सेल के अंदर में ये हो सकता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और जो उसका बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो हाईली परमिएबल होता है, जो उसका आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन होता है वो हाईली परमिएबल, हाईली परमिएबल, ठीक है। वहीं यदि इनर वाले मेम्ब्रेन की यदि हम बात करें
तो जो इनर वाला मेम्ब्रेन होता है चाचा वो लेस परमिएबल, ठीक है। और परमिएबल का मतलब मैंने आप लोगों को बता रखा है, यानी कि वो चीजों को अंदर आने में जो हाईली परमिएबल होता है, यानी कि स्ट्रिक्ट होता है, यानी कि ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करने देता है, जितना आना हो सिर्फ उतना ही। लेकिन ये जो लेस परमिएबल है थोड़ा बहुत ढीला ढाला भी कभी कभार हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहता है, ठीक है। और जो थाइलाकॉइड्स है इनमें जो इनमें आप थाइलाकॉइड्स देख रहे हो, इन्हीं थाइलाकॉइड्स के अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो थाइलाकॉइड्स है, इन थाइलाकॉइड्स लिख लीजिए, इन थाइलाकॉइड्स, इन थाइलाकॉइड्स क्लोरोफिल is present, which is responsible for, which is responsible for green pigmentation, ठीक है, इन प्लांट्स। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंटेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ये चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो राइबोसोम होता है क्लोरोप्लास्ट का वो छोटा होता है उसके साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से, ठीक है। यानी कि जो राइबोसोम of chloroplast is generally smaller, ब्रैकेट में लिख लीजिए 70s, than cytoplasmic राइबोसोम, ब्रैकेट में 80s, ठीक है, ब्रैकेट में 80s। तो एक बार हम फिर से शुरू से एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से बिना देरी किए हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। चलिए देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल में माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, वहीं यदि बात करें सिंगुलर की तो माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये ही क्या करता है, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एटमैन एंड बिंडा, जो इसके डिस्कवरी किए हुए थे वो एटमैन एंड बिंडा जो साइंटिस्ट थे उन्हीं को ये मिला था, उन्हीं ने, वही जो साइंटिस्ट है उन्होंने ही इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताए थे, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा पाया जाता है एक ब्रेन में, आईलिड्स में एंड स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। उसके बाद इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मैंने बता दिया है। क्लियरली विजिबल व्हेन दे आर स्टेन्ड, जब हम इसको कलर करते हैं, स्टेन करते हैं, तब हमें ये क्लियरली दिखाई देता है। इट्स उसका जो शेप होता है सॉसेज या फिर सिलेंड्रिकल शेप का होता है। उसकी डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होती है। उसका लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होता है, याद रखिएगा। उसका जो इनफोल्डिंग था जिसको हमने नाम दिया था क्रिस्टी, वो क्या करता है, वो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाता है, ठीक है। और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत बार पूछा हुआ है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है
वो कैसे डिवाइड होता है, तो बाय फिजन वो डिवाइड होता है। ठीक है, फंक्शन की बात करें, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अभी मैंने बताया प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और यही साइट ऐसा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ये साइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिड दूसरा टॉपिक। ठीक है, ये सभी प्लांट और यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। प्लांट वर्ल्ड में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो भैया ये प्लास्टिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे हम इजिली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम इजिली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू हो गया है, सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और यहाँ तक जुड़ने के लिए। सो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।